दोस्तों काला पीलिया क्या होता है, काले पीलिए के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, किन कारणों की वजह से काला पीलिया हो जाता है या इसकी वजह क्या होती है, साथ ही दोस्तों इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि काला पीलिया क्या होता है। दोस्तों काला पीलिया ये एक तरह की गंभीर समस्या होती है, खतरनाक बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए। दोस्तों इसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। वैसे अगर मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो जो बी और सी होता है यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये ज्यादा खतरनाक होता है और इन्हीं की वजह से दोस्तों काला पीलिया हो जाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों काला पीलिया काफी खतरनाक प्रॉब्लम होती है, गंभीर समस्या है। एक समय था जब पीलिया सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था, लेकिन दोस्तों पीलिया को अगर बात की जाए तो इसको इंग्लिश में या अंग्रेजी वर्ड में इसको जॉइंडिस भी बोला जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा नाम इसका, जॉइंडिस। दोस्तों ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाने पर पीलिया हो जाता है। पीलिया या जॉइंडिस से ज्यादातर या ज्यादा खतरनाक काला पीलिया होता है। इसे काला पीलिया इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जिस समय यह बीमारी फैलना शुरू हुई थी तब इसका इलाज नहीं था और यह बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक डिजीज थी, तो इसलिए इसका नाम काला पीलिया रखा गया। दोस्तों काला पीलिया या जो हेपेटाइटिस है ये काफी खतरनाक बीमारी है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। काला पीलिया हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के कारण या इनके इन्फेक्शन की वजह से होता है। जिस पर्सन को काला पीलिया होता है उसे भूख न लगना, थकान, फीवर, इस तरह की कुछ परेशानियां सबसे पहले देखने को मिलती हैं। इस डिजीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स इसका टेस्ट करवाते हैं और इसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। दोस्तों वैसे तो काला पीलिया समझ गए होंगे कि होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि आखिर काला पीलिया है क्या। दोस्तों क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जब हो जाता है, क्रॉनिक का मतलब होता है कोई प्रीवियस इन्फेक्शन काफी थोड़ा लंबे टाइम से चलता आ रहा है। जहां पर क्रॉनिक अगर वर्ड आपको मिले समझ जाओ कि वो कोई पुरानी बीमारी की बात हो रही है, और एक्यूट जहां पर है वो समझ लो कि अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है वहां पर उस बीमारी की। एक्यूट मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला शुरुआत है उसकी, और लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जब हो जाता है तब लिवर में कार्बन रहता है तो काला पीलिया होता है। इससे लिवर डैमेज होने पर कैंसर जैसी बीमारियों का भी रिस्क बढ़ जाता है। इस डिजीज में या इस बीमारी में पेशेंट का जो कलर है ये भी काला पड़ने लग जाता है, इसलिए इसे आम भाषा में काला पीलिया कहते हैं। लेकिन ये इसका एक साइंटिफिक नाम नहीं है। डॉक्टर्स पीलिया होने पर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच करवाते हैं और तभी इसको डायग्नोज किया जाता है कि आखिर किस टाइप का आपका जो ये प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस ए की वजह से है, बी की वजह से या सी की वजह से। आमतौर पर काला पीलिया हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है। यह वायरस शरीर में ब्लड के जरिए जाता है और ब्लड में जाने पर दोस्तों ये लिवर को इफेक्टिव बनाता है, लिवर को डैमेज करने लगता है। अगर इसकी पहचान शुरुआती सिम्टम्स को देखकर कर ली गई तो इसका ट्रीटमेंट संभव होता है। अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये काफी क्रिटिकल भी बन जाता है, काफी खतरनाक भी बन जाता है। लिवर के साथ साथ दोस्तों किडनी, साथ ही हमारी जो स्किन है इस पर भी दिक्कत आने लग जाती है। बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की कि काले पीलिए के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों काले पीलिए के सिम्टम्स नॉर्मल जो जॉइंडिस है, पीलिया है, इसी की तरह होते हैं। इन्फेक्शन के मतलब 3 महीने के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को फीवर आ रहा है बार बार, थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, आंखों का पीलापन या आंखों के का जो जैसे जो व्हाइट कलर होता है ये हमें पीले कलर में दिखने लग जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, यूरिन का कलर पीला होना, हमारे नेल्स मतलब नाखूनों का कलर पीला होना, स्किन पर खुजली होना, भूख हमें बहुत कम लगना, जॉइंट्स के अंदर पेन होना, ठीक है, वॉमिटिंग फील करना, उल्टी, दस्त होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, सूजन आना, तो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस सी के एक्यूट स्टेज मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज होता है। इन्फेक्शन होने के बाद पहले 6 मंथ को एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है। इस स्टेज में पेशेंट को थकान, भूख कम लगना, इस तरह की परेशानियां देखी जाती हैं। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये सिम्टम्स कुछ ही समय में ठीक भी हो जाते हैं। अगर इन सिम्टम्स को सही समय पर इलाज ना किया गया तो दोस्तों ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की गंभीर कंडीशन में आ जाता है
और इस कंडीशन में ही इसको काला पीलिया बोला जाता है। इसमें लिवर अधिक डैमेज होता है, जॉइंटिस बढ़ने पर सूजन होने लगती है और लिवर फेल होने पर हमारे पूरे शरीर में भी सूजन देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों कि कैसे फैलता है ये हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। दोस्तों काला पीलिया होने पर हेपेटाइटिस बी और सी दोनों जिम्मेदार माने जा सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के अगर कारण की बात की जाए तो अगर मदर को हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो उनके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम या पीलिया होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। साथ ही दोस्तों नशा करने वाली जो भी ड्रग्स वगैरह जो कोई इंजेक्शन के थ्रू कोई दवाई कोई नशीली चीज ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे भी दोस्तों बहुत ज्यादा इसका चांसेस रहता है। क्योंकि कई बार ये चीज आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब जो लोग इस तरह का नशा करते हैं तो वो एक ही इंजेक्शन से कई कई लोग उसको यूज करते हैं। तो उससे क्या है दोस्तों, वो ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही रेजर के यूज करने की वजह से भी हो सकता है, जैसे हम एक दूसरे पर्सन का रेजर यूज कर देते हैं, ठीक है। कोई अनप्रोटेक्टेड अगर आप सेक्सुअली रिलेशन बनाते हैं तो भी इसका बहुत ज्यादा चांस होता है। जो लोग टैटू बनवाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा मतलब ये फैशन हो चुका है टैटूज का, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके साथ यूज हो रहा है वो फ्रेश है, वो पहले से किसी पे यूज नहीं हुआ है। अगर वो यूज हुआ है तो क्या वो स्टरलाइज दोबारा से किया गया है, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी फैलती है। जैसे HIV भी इस तरह से हो सकता है, वो भी ब्लड के कांटेक्ट में आने से होता है, ठीक है। और भी HIV के और भी रीजन होते हैं वैसे तो। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है। वैसे तो दोस्तों जो मैंने भी यहाँ पर कारण बताए ये सी के भी कारण बन सकते हैं और कुछ अदर कारण भी, जैसे दोस्तों ब्लड का एक दूसरे से पर्सन में जैसे ब्लड चढ़ता है, इस कंडीशन में ब्लड चेंजेस करवाना या ब्लड डोनेट करने के टाइम पर भी। साथ ही इन्फेक्टेड पर्सन की अगर कोई निडल वगैरह आपको लग गई है, कोई इंजेक्शन लग गया है, इस तरह का। सीधा सीधा बात यह की जाए कि कॉन्टेक्ट में आना, अगर पहले से किसी को इस तरह का प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसका टूथब्रश इस तरह की चीजें भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई बार वहां भी ब्लीडिंग हो जाती है मसूड़ों के अंदर, तब भी ये वायरस ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड व्यक्ति के मसूड़ों से कई बार आपने देखा होगा ना, वहां पर ब्लड निकलने लग जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ये काफी खतरनाक होती है। इससे बचाव के लिए आपको सबसे पहले जो ये चीजें मैंने कारण की बताई, इनको आपको खत्म करना होगा। कुछ भी ऐसी चीजें आपको यूज नहीं करनी है, कोई भी ऐसा रिलेशन, कोई भी ऐसा ब्लड के कांटेक्ट में आने से। तो अगर आप इन सब चीजों का बचाव रखते हैं तो आराम से इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोज की, कि इसके डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका डायग्नोज ब्लड टेस्ट के थ्रू, इसकी कई तरह के टेस्टिंग इसमें की जाती है। अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो जैसे आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या हेपेटाइटिस बी वायरस टेस्ट या HBsAg, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसमें भी कई तरह की कैटेगरीज होती है, जैसे कंफर्मेशन टेस्ट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, और इसका एंटीबॉडी। तो इसमें सबसे बेस्ट टेस्ट जो माना जाता है दोस्तों वो इसका एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है, जो EIA मेथड या एलाइजा जिससे भी हो रहा है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव इसका जो टेस्ट है और एंटीबॉडी जहां पर चेक होती है वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, क्योंकि जो कार्ड टेस्ट है वो कई बार फॉल्स भी हो सकते हैं। इसलिए HBsAg बाई EIA या एलाइजा, ठीक है, वो टेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। सेम आपका हेपेटाइटिस सी, इसमें भी दोस्तों एंटीबॉडी टेस्ट, anti-HCV बोल सकते हैं जिसको, वो टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिजल्ट आता है, एक वैल्यू आती है, एक इंडेक्स वैल्यू साथ में दी जाती है, तो उससे हमें उसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफी अच्छी मानी जाती है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सीधा इसके RNA और DNA पे जाते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये DNA बेस होता है और जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ये RNA बेस होता है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए HBV DNA क्वांटिटेटिव टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि क्वालिटेटिव भी करा देते हैं, लेकिन अगर क्वालिटेटिव पॉजिटिव आ गया तो फिर डॉक्टर क्वांटिटेटिव कराएंगे। तो बेस्ट है कि क्वांटिटेटिव फर्स्ट टाइम कराओ तो ज्यादा, थोड़ा सा वो हो सकता है कॉस्टली पड़ता है क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सपोज करो कि आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर डॉक्टर दोबारा वही टेस्ट कराएंगे, क्योंकि उनको क्वांटिटी भी देखनी है कि पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी में हेपेटाइटिस बी वायरस आपके अंदर है। सेम anti-HCV अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए भी आपको फिर उसका भी आपको RNA कराना होगा, जिसको हम HCV RNA PCR बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव चलता है, लेकिन बेस्ट होता है क्वांटिटेटिव, तो HCV RNA क्वांटिटेटिव कराया जाता है। तो इस तरह से इसका डायग्नोस किया जाता है। ऐसे ए वायरस है HAV किया जाता है। इसमें दो तरह से होते हैं, IgG करते हैं, IgM करते हैं, करंट इन्फेक्शन है, प्रीवियस इन्फेक्शन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।